हाँ जी, नमस्कार बच्चों। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर जिसका कि नाम है अकाउंटिंग फॉर गवर्नमेंट ग्रांट्स। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 12 है ये हमारा, और हम इसको शुरू करने जा रहे हैं। ये हमारे पास में जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है वो हमें बताता है कि अगर हम रिसीव करते हैं, ये मान लीजिए हमारा बिजनेस है, ठीक है जी, ये हमारा बिजनेस है, और हम कोई अच्छा काम करते हैं तो हमें गवर्नमेंट की तरफ से ना कुछ ग्रांट्स मिलते हैं, ठीक है जी। यानी कि हमारे बिजनेस को कुछ काम करने पे, कुछ भी काम हो सकते हैं, कोई भी सोशल वेलफेयर हो सकती है, ठीक है जी। हमारा बिजनेस है और बिजनेस में गवर्नमेंट जो है ना वो ग्रांट्स दे रही है। अब इसको आप सब्सिडी के वे में भी कह सकते हैं, आप इसको ड्यूटी ड्रॉबैक भी कह सकते हैं, बहुत सी चीजों से इसको नाम को पहचाना जाता है, ठीक है जी। तो सबसे पहले तो हम गवर्नमेंट को जाने कि भाई गवर्नमेंट का मतलब क्या होता है। तो सर, गवर्नमेंट का मतलब होता है एक ऐसी संस्था जो कि म्यूनिसिपैलिटी भी हो सकती है, स्टेट गवर्नमेंट भी हो सकती है, सेंट्रल गवर्नमेंट भी हो सकती है, इंटरनेशनल भी हो सकती है, नेशनल भी हो सकती है। सर, नेशनल और इंटरनेशनल हो सकती है, ये आप क्या कह रहे हो? नेशनल तो गवर्नमेंट होती है, ये हमने सुना था, ये इंटरनेशनल गवर्नमेंट कौन सी आ गई है? बेटा, जैसे एक ऑर्गेनाइजेशन है, आपने WHO का नाम सुना होगा। ये अलग अलग कंट्रीज में अच्छे काम करने के लिए कुछ संस्थाओं को ग्रांट्स देती है, ऑर्गेनाइजेशंस को, तो वो भी गवर्नमेंट की डेफिनेशन में आती है। तो ये नेशनल और इंटरनेशनल दोनों लेवल पे हो सकता है। अच्छा, एक बात मैं आप लोगों को और बताना चाहूंगा यहाँ पे कि बच्चों, ये जो ग्रांट्स होते हैं ना, ये कैश में भी हो सकते हैं और ये काइंड में भी हो सकते हैं। यानी कि गवर्नमेंट ने आपके बिजनेस को कुछ काम करने के लिए कुछ ग्रांट्स दिए, कैश में या काइंड में। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 12 भाई साहब हमें क्या बताते हैं कि उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट हमने कैसे करना है। यानी कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 12 के अंदर हम क्या सीखने वाले हैं? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 12 के अंदर हम सीखने वाले हैं कि अगर हमारे को गवर्नमेंट से किसी भी तरीके के कोई भी ग्रांट्स मिलते हैं तो उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगा, ये हमें अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 12 महाराज बताते हैं। क्या ये बात आप लोगों को क्लियर है? हाँ सर, क्लियर है। अभी तक तो मैंने ऐसा कुछ बोला ही नहीं जो कि ना क्लियर हो। तो हमें पूरे चैप्टर के अंदर, पूरे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के अंदर यही चीज समझनी है कि कौन कौन से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हैं, ओ कौन कौन सी ग्रांट्स हैं और किस तरीके की ग्रांट्स हैं जो कि हमारे को दी जाती हैं, ठीक है। ओके जी, ठीक। तो आइए देखते हैं जी, थोड़ा सा डायग्राम आप मेरे साथ में बनाइएगा, ठीक है। कैश और काइंड में ग्रांट्स होते हैं। तो हमारे पास सबसे पहले है, देखो, चार पार्ट्स में मैं इन ग्रांट्स को बांट सकता हूँ। ये जो मेरे गवर्नमेंट ग्रांट्स है ना, इसको मैं चार पार्ट्स में बांट सकता हूँ। आओ आप भी मेरे साथ में बांटो, ठीक। मतलब कॉपी पे हमें ना गंद नहीं फैलाना, बिल्कुल भी। मैं आप लोगों को पहले से बता दूं, कॉपी में काम साफ सुथरा करना है, ठीक है। अब ना, जो मैं अब लिखने जा रहा हूं ना, तो वो आप लिखेंगे और वो आपके पेज के जो है, मेरे ख्याल में हाफ पेज तक आ जाएगा। सर, अगर यही वाला पॉइंट हाफ पेज में आ जाएगा तो फिर इन तीनों का हम क्या करेंगे? बेटा, इन तीनों के ना हम कनेक्टर्स बना देंगे। कनेक्टर समझते हो ना, कि हमने इसको एक साइन दे दिया कि ये नंबर 2 है, और नंबर 2 कहीं नीचे जाकर के हम लिख देंगे। तो ऐसे ना, लेकिन गंदा मत करना कॉपी को, जैसा मैं बना रहा हूँ वैसा ही बनाना, साफ सुथरा बनाना अपने पास में। हाँ सर, हम बिल्कुल साफ सुथरा काम करेंगे, आप निश्चिंत रहिए, ठीक है जी। मोगैम्बो खुश हुआ। तो हम क्या कहते हैं जी? रिलेटेड टू स्पेसिफिक, पहले आप लिखिए फिर आपको समझाता हूं मैं। रिलेटेड टू स्पेसिफिक फिक्स्ड फिक्स्ड एसेट। इसका मतलब क्या हुआ कि गवर्नमेंट ने ना आपको ग्रांट दिए हैं फिक्स्ड एसेट परचेज करने के लिए। यानी कि आपने कहा कि मैं सोशल वेलफेयर के अंदर कोई अच्छा काम आप कर रहे हैं और उसके लिए प्लांट एंड मशीनरी खरीद रहे हैं। तो सरकार ने क्या बोला? सरकार ने ये बोला कि आप मार्केट से किसी फिक्स्ड एसेट को, लेट से आपने एक प्लांट एंड मशीनरी परचेज किया, अब इसके बीच में मत बनाना, ये सिर्फ मैं आपको बता रहा हूं समझाने के लिए, मैं अभी हटा दूंगा। आपने प्लांट एंड मशीनरी परचेज की, कितने की? सर, आपने प्लांट एंड मशीनरी परचेज की 20 लाख रुपए की, और गवर्नमेंट ने आपको ग्रांट्स दे दिए।
यानी कि गवर्नमेंट ने आपको पैसे दे दिए कितने, 2 लाख रुपए, तो आपकी कॉस्ट कितनी आई प्लांट एंड मशीनरी की? सर 18 लाख रुपए आई। ये डिडक्ट कर देंगे। क्यों डिडक्ट कर देंगे इसको? सर इट इज अ रिकवरी ऑफ अवर एक्सपेंडिचर, है ना। मतलब जैसे आप लोग करते हो, आपने कुछ एक्सपेंडिचर किए और पापा ने उसका कोई पार्ट जो है आपको रियम्बर्स कर दिया, तो आप कहते हो हमारा खर्चा कम हो गया। तो गवर्नमेंट ग्रांट्स क्या है, एक तरीके से जो हाँ बिजनेस के पापा लोग हैं वो क्या दे रहे हैं उसको, अमाउंट दे रहे हैं कि आप एक अच्छा काम कर रहे हैं, एक सोशल कॉज में बढ़िया काम कर रहे हैं, तो हम आपको कुछ पैसा दे देते हैं। खुश होकर के उन्होंने कुछ पार्शियल पेमेंट कर दी। सर क्या फुल पेमेंट भी हो सकती है? देखो पार्शियल पेमेंट की यहाँ पे बात करेंगे, हम फुल पेमेंट कर देंगे तो हमारी कॉस्ट कुछ लगेगी ही नहीं। खैर, तो हम क्या कहते हैं, हम इस तरीके से बात काम करते हैं, हम इस तरीके से काम करते हैं कि इसकी अकाउंटेंसी को हमें समझना पड़ेगा, इसके अकाउंटिंग ट्रीटमेंट्स को हमें समझना पड़ेगा। तो चलिए हम क्या करते हैं, अब इसको भी ना फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं और बिल्कुल साफ सुथरा काम आप लोगों ने करना है, बिल्कुल साफ सुथरा काम आप लोगों ने करना है। सॉरी मेरा माइक बंद था। देखिएगा, मैं एक बारी फिर से बोल देता हूं। मैंने ये बोला कि मेथड 1 और मेथड 2 दो अकाउंटिंग सिस्टम है हमारे पास में। अगर हमें स्पेसिफिक फिक्स्ड एसेट के लिए कुछ गवर्नमेंट ग्रांट्स मिलते हैं, तो मेथड 1 क्या कहता है, कहता है आप इसका डिडक्शन कर दो, जितना भी आपको गवर्नमेंट ग्रांट मिला है ना, उसका आप डिडक्शन कर दो। अच्छा जी, फ्रॉम द ग्रॉस वैल्यू, फ्रॉम द ग्रॉस वैल्यू, ठीक है जी, ऑफ एसेट, और बस सिंपली आपका काम पूरा हो जाता है। जबकि मेथड 2 क्या कहता है, मेथड 2 कहता है कि आपको है ना ऐसा नहीं करना। मेथड 2 फर्दर हमारे इस काम को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देता है। देखो मैंने कहा था ना आप लोगों को कि कॉपी में बिल्कुल साफ साफ काम करना है। अब देखो इसको ये और आगे बढ़ गया, है ना। तो मेथड 2 के भी है ना फर्दर 2 ट्रीटमेंट है। मेथड 1 क्या कह रहा है, मेथड 1 कह रहा है, कहते हैं डिडक्शन करो। अभी आप लिखो, फिर मैं आपको ना इसका इम्प्लीकेशन, अकाउंटिंग इम्प्लीकेशन अभी आपको दिखाऊंगा, ठीक है। तो मेथड 2 क्या कह रहा है, कहता है वेदर इट इज डेप्रिशिएबल एसेट और नॉट, ठीक है। तो इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देता है कि इज इट डेप्रिशिएबल एसेट और नॉन डेप्रिशिएबल एसेट। अच्छा सर, दोनों का अलग अलग ट्रीटमेंट होगा? हाँ बिल्कुल। तो अगर ये आपका डेप्रिशिएबल एसेट है, तो हम क्या ट्रीटमेंट करेंगे इसका, लिखिएगा मेरे साथ में। अगर ये आपका डेप्रिशिएबल एसेट है, तो आपको इसको इनकम मान लेना है, डेफर्ड इनकम मान लेना है। इट शैल बी, गवर्नमेंट ग्रांट्स शैल बी ट्रीटेड एज डेफर्ड इनकम। सर ये क्या होता है और कैसे दिखाएंगे हम इसको, कहाँ पे दिखाएंगे? अभी बताता हूँ, ठीक है। और अगर नॉन डेप्रिशिएबल एसेट होगा, तो हम इसको क्या मानेंगे सर, कैपिटल रिजर्व मान लेंगे। बैलेंस शीट के अंदर लिख लिया आप लोगों ने? जल्दी बताओ, वैसे तो ऐसा कुछ है ही नहीं कि जो आप लोग ना लिख पाए हो। तो अभी तक का ये है। अब बाकी चीजों की ना आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। बाकी चीजों की आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है कि उनका हम क्या करेंगे। आपको सिंपली एक काम करना है, यहाँ पे ना अपने कनेक्टर बना देने हैं कि मैं ये 2 है, ये 3 नंबर है, वो 4 नंबर है, ठीक है। और अलग अलग पेजेस पे हम साफ सुथरा काम कर लेंगे, लेकिन हमें गंदगी नहीं फैलानी, क्योंकि हमारे को लास्ट मोमेंट पे ना यही नोट्स, शॉर्ट नोट हमारे को हमारी जो है काम आने वाले हैं, ठीक है। चलो जी, ओके, हमने ये तो कर लिया कि रिलेटेड टू फिक्स्ड एसेट के अंदर था। तो रिलेटेड टू फिक्स्ड एसेट वाले की बात की। आओ अब ना इसका थोड़ा सा एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। थोड़ा सा नीचे आते हैं, मेथड 1 का एग्जांपल लेते हैं। ठीक है सर, बहुत ही आसान है ये तो। आओ देखें। तो हमने क्या किया, इसका एक एग्जाम्पल ले लिया। ये रहा सर हमारा एग्जाम्पल। तो मैं ना एक एग्जाम्पल मैंने क्या लिया,
मैं कहता हूं लेट्स से बच्चों, आपकी जो मशीनरी है, आपने ना प्लांट एंड मशीनरी परचेज की जिसकी की कॉस्ट थी 1 करोड़ रुपए, 1 CR। ठीक है सर, 1 करोड़ की प्लांट एंड मशीनरी हमने परचेज की, और आपका जो ग्रांट मिला वो कितने का मिला सर? गवर्नमेंट से मिला 20 लाख रुपए का। ठीक है, यानी कि पापा लोगों ने बच्चे लोगों को 20% अमाउंट दे दिया। और इसकी जो लाइफ थी ना प्लांट एंड मशीनरी की, ये लाइफ थी ये लाइफ थी ये लाइफ थी हमारे पास में करीब 10 साल, 10 ईयर्स। ठीक है जी, 10 ईयर की लाइफ थी इसकी। अच्छा, अब सर हमारी कॉस्ट कितनी हो गई? अब हमारा आंसर शुरू होता है यहां से। हम कहते हैं सर हमारी कॉस्ट, सर कॉस्ट ना रिड्यूस हो गई। देखो ऊपर भी यही लिखा था हमने कि 1 CR में से आप माइनस कर दो 20 लैक्स। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा आपका सर? 80 लैक्स। ये तो बहुत आसान है सर। अच्छा जी, और अब डेप्रीसिएशन हम निकालते हैं, डेप्रीसिएशन निकाल देते हैं। लो सर, डेप्रीसिएशन निकालने के लिए हमने क्या किया? कॉस्ट में से माइनस कर दिया स्क्रैप वैल्यू। अब स्क्रैप वैल्यू तो है नहीं यहाँ पे, ठीक है, तो स्क्रैप वैल्यू का पॉइंट में यहाँ पे लिया नहीं हुआ, तो मैं माइनस नहीं करता कुछ भी। तो स्क्रैप वैल्यू क्या है? निल है। कॉस्ट को मैंने लाइफ से डिवाइड कर दिया, यानी कि 10 ईयर्स से। तो कितना आ गया ये? 8 लाख रुपया पर एनम। अरे सर ये तो बहुत ही आसान है। हमें सिर्फ ध्यान ये रखना है कि यहाँ पे जो है ये ग्रांट को डिडक्ट कर देना है ना? बस यही तो था कि हमारी कॉस्ट रिड्यूस हो जाएगी। और लॉजिकल है, कॉस्ट रिड्यूस होगी भी क्यों सर? कॉस्ट इसलिए रिड्यूस होगी क्योंकि हमारे को अमाउंट रिकवर हो गया। तो बस पहले हम डेप्रिसिएशन लगाते कितने पे? 1 करोड़ रुपए पे। 1 करोड़ रुपए पे ना लगा करके हम किस पे लगा रहे हैं? हम लगा रहे हैं अपने पास में 80 लाख रुपए पे। हाँ जी, ये नोट कर लिया आप लोगों ने? चलो, अब देखो, जैसे हम लोग ट्रीटमेंट करते आ रहे हैं आज तक, कुछ नया नहीं सिखाने वाला मैं आप लोगों को। ये देखो, क्या ट्रीटमेंट करेंगे सर? ये हमारा एसेट अकाउंट है और ये हमारी बैलेंस शीट है। भाई अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हमें क्या कह रहा है? यही तो कह रहा है। ठीक है, तो जो कह रहा है वो हम करते हैं। ये हमारा प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट है और ये हमारी बैलेंस शीट है। तो प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट में कितना प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट में नहीं, खैर हमें प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट बनाने की यहाँ कोई जरूरत ही नहीं है। हम क्या करते हैं? P&L अकाउंट में बनाते हैं, क्योंकि ना डेप्रिसिएशन शो करना है हमारे को। तो हमारा प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट ना बना करके मैं यहाँ पे प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू क्या लिख रहा हूँ? मैं प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू लिख रहा हूँ सर, 80 लाख रुपए की मेरी कॉस्ट थी। आप ना इसको ऐसे लिखेंगे, आप लिखेंगे कि प्लांट एंड मशीनरी की कॉस्ट कितने का परचेज किया मैंने? सर मैंने परचेज किया अपने पास में 1 करोड़ का। ठीक है, लेस ग्रांट्स रिसीव्ड। ठीक है, कितना? 20 लैक्स डिस्क्लोजर करना है हमारे को। और ये कितना हो गया अब हमारे पास में? 80 लैक्स। अब 80 लैक्स में से डेप्रीसिएशन लगा है? हाँ सर बिल्कुल लगा है। कितना लगा है फर्स्ट ईयर में सर? 8 लैक्स। तो रिमेनिंग वैल्यू मेरे पास में कितनी हो गई सर? 72 लैक्स। बस हो गया। अच्छा सर, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हम लिख देंगे टू डेप्रीसिएशन अकाउंट। ठीक है, कितना सर? 8 लाख रुपया। बस हो गया। सर आज तक भी तो हम यही करते आ रहे थे, क्या कुछ नया सिखा दिया मैंने आप लोगों को? नहीं सर, ये तो बहुत आसान है। ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ही तो फॉलो कर रहे हैं आज तक हम। हाँ सर बिल्कुल, तो वही सब चल रहा है इसके अंदर भी। ठीक है ना? अच्छा जी, चलो, अब ये तो हो गया हमारा सिस्टम नंबर, मेथड नंबर 1। अब मेथड नंबर 2 क्या कहता है, इस चीज को भी समझते हैं। ठीक है ना? ये आप लोगों ने मेरे ख्याल से मेरे साथ में नोट कर लिया होगा। आ जाओ जी। मेथड नंबर 2 के अंदर है, सबसे पहले तो क्या है? वो डेप्रीशिएबल एसेट है। तो डेप्रीशिएबल एसेट है तो कोई दिक्कत नहीं है, हम वही एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक है, तो ये आप दोबारा से लिखना, देखो कंजूसी मत करना। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 2 है ये, मतलब वो तो हो चुका, अब ये एग्जाम्पल नंबर 2 है। सपोज प्लांट एंड मशीनरी 1 है, कितने की? 1 करोड़ रुपए की। और हमें गवर्नमेंट ग्रांट्स रिसीव हुए हैं कितने के? 20 लाख रुपए के। ठीक है सर, अब हमारे पास में मेथड 2 हमारा कहता है कि आप ना इस 20 लाख रुपए को ना, इस 20 लाख रुपए को
कि अमाउंट को जो है वो आप इनकम की तरह से ट्रीट करो, या फिर आप इसको कॉस्ट में से रिड्यूस मत करो। चलो इनकम ना भी आप ट्रीट करो, तो आप इसको कॉस्ट में से रिड्यूस मत करो। ठीक है, देखो ये क्या लिखा हुआ ऊपर, कहता है इसको डेफर्ड इनकम मान लो, इसको आप कॉस्ट के अंदर से डिक्रीज मत करो। तो हमने क्या किया, गवर्नमेंट ग्रांट्स हमें 20 लाख रुपए के लगे हुए थे, अब कॉस्ट में से अगर डिक्रीज नहीं होगा तो क्या होगा, ये 20 लैक्स यहां से माइनस नहीं हुआ, तो यहाँ पे अमाउंट कितना आ गया सर, पूरा का पूरा 1 करोड़ रुपए आ गया है ना। ये लो सर, कॉस्ट 1 करोड़, डिवाइड किया 10 से, तो हमारा डेप्रीसिएशन कितना आ गया सर, 10 लाख रुपए आ गया पर एनम, रुपीज 10 लैक्स पर एनम। अब सर ये तो गलत है, हमारी तो रिकवरी हो गई थी, तो अब क्या करें। तो हमने कहा जी डेप्रीसिएशन जो है, वो डेप्रीसिएशन हमारा कितना है, 10 लाख रुपए है, ये बोला हमने। तो हमने गवर्नमेंट ग्रांट्स को यानी कि ट्रीट ही नहीं किया। अच्छा जी, बैलेंस शीट में भी क्या आ जाएगा सर, बैलेंस शीट में हमारी कॉस्ट क्या आ जाएगी, मतलब मेथड 2 अगर हम फॉलो कर रहे हैं सर, 1 करोड़ माइनस, अब ये गवर्नमेंट ग्रांट्स तो आएगा ही नहीं ना ये वाला पॉइंट, तो कॉस्ट कितनी हो जाएगी सर, कॉस्ट हो जाएगी अपने पास में पूरी की पूरी, जितना भी 1 करोड़ हमने दिखाया था, जितने का हमने परचेज किया था, तो कॉस्ट में से अब मैं माइनस कर दूंगा स्ट्रेट अवे क्या, डेप्रीसिएशन, कितने का, 10 लाख रुपए का। ठीक है, 10 लाख रुपए का, तो यहाँ पे कितना आ गया सर, 90 लाख। अरे सर ये तो गलत दिखाई दे रहा है, ये तो हमें सही नहीं लग रहा। क्यों नहीं सही लग रहा है एग्जाम्पल 2, इसलिए सही नहीं लग रहा कि सर यहाँ पे तो गवर्नमेंट ग्रांट्स की कोई बात ही नहीं हुई है। अब क्या होगा सर, तो कुछ नहीं, कुछ नहीं होगा, गवर्नमेंट ग्रांट्स के अंदर कोई दिक्कत नहीं होगी। अब आप क्या करेंगे, देखो अब इसको सेपरेटली लिखना, कि जो गवर्नमेंट ग्रांट्स हमारे को रिसीव हुए हैं ना, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 12 क्या कह रहा है, कि आप इसको ट्रीट कर लो क्या, एक इनकम, अपनी इनकम की तरह से ट्रीट करो। तो जो गवर्नमेंट ग्रांट्स आपको रिसीव हुए हैं, ये जो गवर्नमेंट ग्रांट्स आपको रिसीव हुए हैं 20 लाख रुपीज के, और कितने सालों के लिए हुए हैं सर, ये हमें 10 सालों के लिए हुए हैं, तो 10 ईयर की लाइफ से इसको भी डिवाइड करो, और 2 लाख रुपीज जो है वो मान लो हमारा क्या है अपने पास में, एक तरीके का अमाउंट है, एक तरीके का अमाउंट है। यानी कि देखो 20 लाख रुपए गवर्नमेंट से हमें किस लिए मिले थे सर, ये 20 लाख रुपए हमें पब्लिक वेलफेयर के लिए मिले थे। अब ध्यान से सुनना मेरी बात जो बोलने जा रहा हूं, पब्लिक वेलफेयर, है ना। और पब्लिक वेलफेयर क्या थी सर, ये एक लाइबिलिटी थी बिजनेस की, भाई मुझे मिले हैं, अपने बिजनेस के लिए थोड़ी मिले हैं, पब्लिक वेलफेयर के लिए मिले हैं 20 लाख रुपए, और ये मुझे खर्च करने हैं 10 सालों में। यानी कि करंट ईयर के अंदर मुझे कितने खर्च करने हैं, 2 लाख रुपए। तो करंट ईयर के लिए मुझे 2 लाख रुपए गवर्नमेंट से मिले हैं, वो क्या है, मेरी इनकम है। तो ऊपर देखा आप लोगों ने क्या लिखा हुआ था वहां पे, कि आप उसको करंट ईयर की इनकम मान लो। ठीक है, अच्छा ठीक है सर, हम ऐसा कर लेते हैं। तो इसका ट्रीटमेंट कैसे करेंगे, इसको दिखाएंगे कैसे, भाई सिंपल है, सिंपल है, देखो मैं आप लोगों को दिखाता हूं, कि आपकी ये लाइबिलिटी है, ये आपकी लाइबिलिटी है। ठीक है, तो फर्स्ट ईयर के बाद में आपकी लाइबिलिटी क्या रह जाएगी, आफ्टर फर्स्ट ईयर, आफ्टर फर्स्ट ईयर सर 20 लाख रुपए मिले थे, 2 लाख रुपए मेरे इनकम हो जाएंगे, तो मेरी 18 लाख रुपए की लाइबिलिटी हो जाएगी। अब लाइबिलिटी कहाँ आती है सर, बैलेंस शीट में आती है। ठीक है सर, मैंने यहां पे लिख दिया डेफर्ड इनकम, या फिर डेफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट्स तुम लिख दो। ठीक है, कितना सर, 18 लाख, जो खर्च नहीं किया, जो खर्च नहीं किया वो क्या है, अभी भी लाइबिलिटी बनी हुई है। और मतलब खर्च करूंगा या करंट ईयर की इनकम मानूंगा, एक ही बात है, एक्सपेंडिचर नहीं है ये हमारा, ये हमारी इनकम की तरह से ट्रीट हो रहा है। तो बाय डेफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट्स, अब मैं इसको जीजी ही लिख रहा हूं, कितना हो गया सर, 2 लाख रुपए। हाँ सर, अब ठीक है। अब एक बात बताओ, फर्स्ट एग्जाम्पल और सेकंड एग्जाम्पल के अंदर नेट इफेक्ट तो सेम ही आ रहा है। हाँ सर बिल्कुल सेम आ रहा है ना। देखो
P&L अकाउंट के अंदर आपके फर्स्ट एग्जाम्पल में कितना अमाउंट लिखा हुआ था, बताओ मेरे को, जल्दी से देख करके बताओ। 8 लाख। आज भी कितना है, 8 लाख ही है, अगर नेट इफेक्ट देखें तो। और बैलेंस शीट में एसेट साइड पे लिखा हुआ था 78 लैक्स। हाँ सर, आज भी 78 लैक्स ही है। ठीक है ना। तो इस तरीके से हमारा ये एग्जाम्पल नंबर 2 है, आपने इसको मेरे ख्याल में बना लिया होगा। 78 नहीं, 72, 78 मेरे मुंह से निकल गया, 72 लैक्स। ठीक। तो किसी को कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है, बताओ मेरे को जरा। नो सर। इसके अंदर कोई दिक्कत है एग्जाम्पल 1 में और एग्जाम्पल 2 में? हमने अभी तक क्या कवर किया है? हमने अभी तक कवर किया है सर हमारा मेथड नंबर 1 और मेथड नंबर 2 का पॉइंट नंबर 1, यानी कि डेप्रिशिएबल एसेट के ऊपर हम किस तरीके से काम करते हैं। ठीक है जी, तो ये हो गया हमारा, और ये हमारा एग्जाम्पल है, मेरे ख्याल में आप लोगों ने साथ में बना ही लिया होगा। चलो सर, ये तो बढ़िया हो गया कि ये हमारे पास में एग्जाम्पल नंबर 2। और अब हम करते हैं एग्जाम्पल नंबर 3। लो, पहले लिखता हूं, फिर समझाता हूं कि देखो ऊपर लिखा क्या था। तो ये रहा हमारा एग्जाम्पल नंबर 3। अब हमने क्या माना था कि भाई डेप्रिशिएबल एसेट नहीं, हमारा तो डेप्रिशिएबल एसेट है ही नहीं। अच्छा जी, तो मैं अब एग्जांपल ले लेता हूं। मान लीजिए कि मैंने एक लैंड एंड बिल्डिंग सोशल कॉज में खरीदी। सर कितने की खरीदी? वही 1 करोड़ की। तो मैं लिख देता हूं यहां पे 1 करोड़। ठीक है जी। और इसकी जो कॉस्ट थी वो थी, हाँ 1 करोड़ ही इसकी कॉस्ट थी, और गवर्नमेंट ग्रांट्स मुझे मिले कितने के? चलो लिखते हैं, गवर्नमेंट ग्रांट्स जो मुझे रिसीव हुए वो हुए थे सर 20 लाख रुपए के। तो अब क्या होगा, अगर मैं मेथड 1 से चलूंगा, अगर मैं मेथड 1 से चलूंगा, एप्रिशिएबल, ये डेप्रिशिएबल एसेट तो था नहीं, तो क्या होगा सर, मेरी कॉस्ट रिड्यूस हो जाएगी। 1 करोड़ में से मैं माइनस कर दूंगा 20 लाख। अब ये एप्रिशिएबल के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूं मैं। और 80 लाख रुपए मेरी कॉस्ट आ जाएगी, जिसको कि मैं अपनी बैलेंस शीट के अंदर यहाँ पे लिख दूंगा। लैंड 80 लैक्स। सर अब की बार P&L अकाउंट में कुछ नहीं आएगा? अरे भैया कहाँ से आएगा, क्योंकि ये तो डेप्रिशिएबल एसेट है ही नहीं, एप्रिशिएबल एसेट है। और उसी को अगर मैं मेथड नंबर 2 से करता हूं, उसी पॉइंट को अगर मैं मेथड नंबर 2 से करता हूं, तो सिंपल सी बात है कि मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा अपनी बैलेंस शीट के अंदर? लैंड क्यों, कितने की? सर 1 करोड़ रुपए की। क्यों लिखूंगा 1 करोड़ रुपया? क्योंकि सर मैंने खर्चा इतना है, और ये नॉन डेप्रिशिएबल एसेट है। तो वहां पे क्या कहा जाता है कि आप गवर्नमेंट ग्रांट्स को, मेथड नंबर 2 क्या कहता है, कहता है गवर्नमेंट ग्रांट्स को आप इग्नोर कर दो, माइनस मत करो, इग्नोर मत करो, माइनस कर दो। ओ सॉरी, इग्नोर नहीं करना, माइनस नहीं करना बस, एसेट की वैल्यू में से। ये रिकवरी ऑफ अमाउंट मत मानो आप इसको। हम क्या कह रहे थे कि इनकम मान लो। अब इनकम मान लेंगे, अब यहाँ पे इनकम मानने वाली तो कोई चीज है ही नहीं, तो ये तो पूरी की पूरी लाइबिलिटी है। ठीक है ना, क्योंकि लैंड खरीदने पे हमारे को क्या मिल गया जी, 1 करोड़, पूरा का पूरा। और हमने इसको कैपिटल रिजर्व में लिख देना है, क्योंकि ये डेप्रिसिएशन तो लग ही नहीं रहा ना इसके ऊपर। ठीक है, तो कैपिटल रिजर्व में हमने क्या लिख दिया सर, 20 लाख रुपया। सिंपल है, बिल्कुल सिंपल है। तो ये हमारे पास में इस तरीके से दिया हुआ है। ठीक है, ये करना है हमारे को, हमारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ये कह रहा है हमारे को। ठीक है, ये देखो यही कह रहा था ये, कि अगर नॉन डेप्रिशिएबल एसेट है तो इसको कैपिटल रिजर्व बना दो, और हमने बना दिया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक। और ये रहा हमारा एग्जाम्पल नंबर 3, जो कि हमने मेथड 1 से भी कर लिया और मेथड 2 से भी कर लिया। हाँ जी, ये क्वेश्चन दिया हुआ आप लोगों के सामने, देखिएगा जरा। लिखा हुआ है, जेड लिमिटेड परचेज ए फिक्स्ड एसेट वर्थ रुपीज 50 लैक्स, विच हैज एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ ऑफ 5 years विद द साल्वेज वैल्यू ऑफ 5 लाख। अब यहाँ पे साल्वेज वैल्यू अलग से दी हुई है, ठीक है ना, 5 लाख रुपए की। ऑन द परचेज ऑफ एसेट गवर्नमेंट ग्रांट्स कितने उसको मिले? सर 10 लाख रुपए के। तो पॉइंट्स क्या है हमारे पास, 5 लाख का सामान खरीदा,
5 सालों के लिए खरीदा, 5 लाख रुपए की साल्वेज वैल्यू है, और 10 लाख रुपए के गवर्नमेंट ग्रांट्स उसको मिल गए हैं। बोलता है जर्नल एंट्री आप पास करो। ठीक है, किसमें? केस 1, ग्रांट इज डिडक्टेड फ्रॉम वैल्यू ऑफ एसेट। और केस टू जिसके अंदर की डेफर्ड इनकम माना जाएगा। तो सर सीधी सी बात है, ये हमारे से मेथड 1 और मेथड 2 दोनों फॉलो करवाना चाहता है। मेथड 1 और मेथड 2 दोनों फॉलो करवाना चाहता है। ठीक है जी, तो हम कर सकते हैं इसको। केस ए मेथड 1 है और केस बी मेथड 2 है। ठीक, तो आओ जरा करते हैं कोशिश करने की इसकी जर्नल एंट्रीज के साथ। हाँ जी, तो आप अपने पास लिखिएगा, ये है हमारा आंसर 1 और इसका केस 1। ठीक है, तो पहली एंट्री क्या होगी? मतलब केस 1 के अंदर हम क्या करेंगे? डिडक्शन करेंगे वैल्यू ऑफ एसेट का। ठीक है सर, तो हमारी एंट्री क्या बन जाएगी? फिक्स्ड एसेट अकाउंट डेबिट। फिक्स्ड एसेट अकाउंट डेबिट, हमने परचेज किया, यही एंट्री होती है। और ये कोई मैं आपको पहली बार थोड़ी ना बता रहा हूँ। फिक्स्ड एसेट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ठीक है, कितने का लिया सर? 50 लाख रुपए का लिया। ये लो सर, हमने एंट्री कर दी। ठीक है ना? और फिर हमारे पास में नेक्स्ट एंट्री आ जाएगी। नेक्स्ट एंट्री आ जाएगी, क्या एंट्री आ जाएगी? 10 लाख रुपए के गवर्नमेंट ग्रांट्स मिले थे ना, ये देखो। ये हमारे पास क्वेश्चन के अंदर दिए हुए थे, 50 लाख तो हमने खर्च किए थे और फिर गवर्नमेंट ग्रांट्स हमारे पास आ जाएंगे। ठीक, ओके। तो चलो अब इसकी एंट्री भी लिखते हैं कि हमारे को एंट्री क्या लिखेंगे हम? बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू फिक्स्ड एसेट अकाउंट। है ना? तो ये गवर्नमेंट ग्रांट्स आने की एंट्री है सर? ये क्या आपने एंट्री कर दी? ये तो ऐसा लग रहा है जैसे आपने फिक्स्ड एसेट बेच दिया हो। अरे भैया, बेचा नहीं है, फिक्स्ड एसेट की वैल्यू को कम किया है, डिडक्ट किया है। ठीक है ना? कितने का? 10 लाख रुपए का। जो हमारे को गवर्नमेंट ग्रांट्स आ गए हैं, उससे हमने फिक्स्ड एसेट की वैल्यू को रिड्यूस कर दिया है। ठीक है, ये लिख दिया हमने। अब ईयर एंड पे लगेगा सर डेप्रीसिएशन, तो हमारी जर्नल एंट्री क्या बन जाएगी? डेप्रीसिएशन अकाउंट डेबिट, डेप्रीसिएशन अकाउंट डेबिट टू फिक्स्ड एसेट अकाउंट। ये तो आप लोगों को मालूम है कि फिक्स्ड एसेट जो है वो रिड्यूस हो जाते हैं डेप्रीसिएशन के लगने से। हाँ सर बिल्कुल। अब ये कितना आएगा? सर देखो, सिंपल सी बात है, 40 लाख रुपए की हमारी प्लांट एंड मशीनरी रह गई है आफ्टर डिडक्शन ऑफ गवर्नमेंट ग्रांट्स। 5 उसकी स्क्रैप वैल्यू है, यानी कि साल्वेज वैल्यू है 5 लाख। ठीक है, और 5 सालों की उसकी लाइफ है। तो हमारा डेप्रीसिएशन कितना आ जाएगा सर? 7 लाख रुपए पर एनम। तो मैंने यहाँ पे सिंपली 7 लाख रुपए की जर्नल एंट्री लिख दी। कोई शक? नहीं सर, ये तो बहुत ही आसान है, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। ऐसे क्वेश्चन आएंगे क्या सर हमें? हाँ, ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं तुमसे। ये एक लड्डू क्वेश्चन है तुम्हारे स्टडी मटेरियल का। और फिर क्या होगा? बस सर, फिर डेप्रीसिएशन को पी एंड एल अकाउंट में बहा देंगे, यानी कि चार्ज कर देंगे। ठीक है, पी एंड एल अकाउंट डेबिट टू डेप्रीसिएशन अकाउंट, 7 लाख रुपए। बस सर, हो गया। हाँ बच्चों, हो गया। आसान सा है सर ये तो। हाँ, चीज समझ में आ जाए तो सब कुछ आसान ही लगता है, ना समझ में आए तो गले की हड्डी बन जाती है। अब ये तो था हमारे पास में क्या, फर्स्ट ईयर की बात। ये तो हमारे साथ में क्या बात हो गई सर? फर्स्ट ईयर की। ठीक है ना? अब सेकेंड ईयर की क्या होगी? साथ के साथ लिख रहे हो ना मेरे? सेकेंड ईयर में क्या होगी? सर सेकेंड ईयर के अंदर भी एंट्री सेम होगी। अब कोई ना हमने प्लांट एंड मशीनरी खरीदी है, और ना ही कोई सब्सिडी हमारे को मिली है, ना ही कोई गवर्नमेंट ग्रांट मिला है। फिर से डेप्रीसिएशन लगेगा, डेप्रीसिएशन अकाउंट डेबिट टू फिक्स्ड एसेट अकाउंट। और फिर फिक्स्ड एसेट अकाउंट पी एंड एल अकाउंट डेबिट टू फिक्स्ड एसेट अकाउंट, सॉरी, पी एंड एल अकाउंट डेबिट टू डेप्रीसिएशन अकाउंट। गलत बोल गया था मैं। ठीक है ना? ये साथ